हाय फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारा नया टॉपिक जो कि है हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है। तो देखो, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि इससे पहले जो मैंने अभी वेव इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों को, उसको पढ़ने के बाद ही आप हीट इक्वेशन पे जाएं। ठीक है। तो आपको इस चैप्टर का फुल जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाएँ। और अगर अब तक आपने वेव इक्वेशन का नहीं देखा है, वो 3 लेक्चर तो मैंने अभी तक बनाया है। ठीक है। तो ये लेक्चर मेरा एडवाइस रहेगा कि पहले ना करें, पहले वेव इक्वेशन कर ले फिर हीट इक्वेशन कर ले, क्योंकि इसमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। मतलब वेव इक्वेशन समझ के आ गए हो तो मतलब हीट इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, मतलब एग्जैक्टली सेम ही है, हल्का सा फ़र्क है, समझ लो बस। कुछ नया नहीं सीखना है, बस सिमिलर चीज़ें रिपीट होंगी। इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि वेव इक्वेशन अगर अच्छे से कर लिया है ना तो हीट इक्वेशन में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम हमारा हीट इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, सॉल्यूशन जो इसका होता है हीट इक्वेशन का, जो इक्वेशन होता है बेसिकली वो होता है हमारा डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है। अब इसको हम समझें कि ये इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन किस चीज़ से आता है। देखो, कोई भी हमारा ये रॉड मान लो, ठीक है, उसमें हम हीट प्रोवाइड किए। ठीक है। तो उसमें हमारा कुछ टेम्परेचर आया जिसको हम यू एक्स कॉमा टी, और इसको हम टेम्परेचर बोल दिए। ठीक है। अब टेम्परेचर बोल दिए और उस रॉड का लेंथ एक्स जीरो से एल लेंथ तक है। ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन बनता है, जब रॉड को गर्म करेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा, वो बेंट होगा, ये सारे। ठीक है। तो वेव इक्वेशन जैसी थोड़ी सी सिमिलर है। ठीक है। तो देखो, इसमें क्या है, हमारा ये एल तक लेंथ का हो गया। ठीक है। और ये हमारा रॉड तो हुई है, इसमें भी हमारा क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है। तो अब बाउंड्री कंडीशन है तो हम इसके लिए बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन आर। ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा हमारा, दोनों दोनों एंड पॉइंट होगा ना। तो दोनों एंड पॉइंट पे यू जीरो कॉमा टी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्टार्टिंग में जीरो है तो बेसिकली एक्स को जीरो ले लिया और यू तो हमारा जीरो होगा ही। ठीक है। बाउंड्री कंडीशन यही होता है, यू इक्वल टू जीरो। जो यहाँ पे है यू इक्वल टू जीरो होगा और यहाँ पे भी यू इक्वल टू जीरो होगा, बाउंड्री कंडीशन है इसलिए। ठीक है। तो दूसरा क्या होता है, एक्स एल लेंथ का बाउंड्री कंडीशन, ये आप हम लोगों ने वेव इक्वेशन में भी देखा था। और ये फॉर ऑल टाइम टी के लिए होगा, मतलब किसी भी टाइम टी के लिए हमारा अगर बाउंड्री कंडीशन है तो किसी भी टाइम टी पे, कोई सा भी टाइम, उस पर हमारा यू का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और इनिशियल कंडीशन क्या होता था, इनिशियल कंडीशन होता था कि हमारा टाइम टी इक्वल टू जीरो पे हमें कोई एक्स का फंक्शन मिलेगा बस। ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम अब इक्वेशन वगैरह फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सा बेस्ट इक्वेशन होगा हीट के लिए। बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम कोई तो सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमें इस लेक्चर में सॉल्यूशन ही निकालना है हीट इक्वेशन का। तो ये हमारा हीट इक्वेशन है और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो वी हैव हीट इक्वेशन, जो कि मैंने बताया था। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। ठीक है। और लेट यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स का एक्स का फंक्शन और टी टी का फंक्शन। तो देखो, जो वेव इक्वेशन था हमारा वो क्या था, वो भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व होता था। और ये भी, इसका भी जो है ना हीट इक्वेशन भी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से ही सॉल्व होगा। ठीक है। तो लेट एक्स कॉमा टी इक्वल टू, ये तो हो गया, और यू इक्वल टू एक्स टी हो जाएगा बी द सॉल्यूशन। ठीक है। ये आप लोगों को पता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा यू एक्स कॉमा टी। तो देखो, डेल यू अपॉन डेल टी को सब्सिट्यूट करेंगे ना, तो डेल यू अपॉन डेल टी, यू का डिफरेंशिएशन टी के टर्म में क्या हो जाएगा हमारा एक्स और टी डैश। ठीक है। जिसमें हम एक्स को कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिए, और डेल टी अपॉन टी। ठीक है। और इसको डी टी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। वेव इक्वेशन अगर पढ़े हो गए फर्स्ट लेक्चर में, मैंने अच्छे से समझाया था ये चीज़। इसको डी क्यों लिख सकते हैं, डेल की जगह डी लिख सकते हैं, क्योंकि टी जो है ना वो टी का ही फंक्शन है, इसके अंदर एक्स नहीं है, सिर्फ टी का ही फंक्शन है, कोई पार्सलिटी नहीं है, तो हम डी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा, तो ये इसका वैल्यू आ गया एक्स इंटू टी डैश। और सिमिलरली ये जो होगा हमारा दूसरा इक्वेशन, जो कि हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेट करना है। ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेट करना है, तो एक्स डबल डैश आ जाएगा, और टी तो कांस्टेंट है हमारा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे डी लिखे थे हम लोग, वैसे ही यहाँ पे भी डी लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजिंग इन इक्वेशन वन। ठीक है। तो बस इन दोनों वैल्यू को हमने बस सब्सिट्यूट कर दिया इक्वेशन वन में, जो कि हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट हर लेक्चर में ये स्टेप तो आता ही है। तो ये चीज़ तो उतनी ज़्यादा कुछ है नहीं समझने लायक अब, क्योंकि समझ तो चुके हैं हम लोग ऑलरेडी सब कुछ। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा, इसको हम बस पुट कर दिए एक्स टी डैश, और फिर इधर पुट कर दिए टी एक्स डबल डैश। ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, तो एक्स को एक्स की तरफ और टी को टी। ठीक है। तो एक्स डबल डैश और अपॉन एक्स, इसको इधर एक्स को भेज दिया और इधर टी को भेजा, तो वन अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा टी वाली तरफ, और ये इक्वल टू के आ जाएगा। ठीक है। और ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं एक बार वेव इक्वेशन में भी, बस उसमें क्या था, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे टी डबल डैश था, लेकिन यहाँ पे टी डैश है बस। ठीक है। तो अब तक तो सारी चीज़ें सिमिलर है, तो मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स डबल डैश, ये जो है फर्स्ट वाले इक्वेशन को पहले
जो हमने के माना है, जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में यही के ही मानते हैं, ठीक है। और इसको इक्वेट करते हैं पहले और फिर सेकंड वाले को के से इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट वाले को जब के से इक्वेट करेंगे तो एक्स इंटू के, और फिर इस तरफ माइनस में कैसे लिख सकते हैं, और सिमिलरली इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, टी डस माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब पहला कंडीशन चेक करेंगे व्हेन के इक्वल टू जीरो, कि जब हमारा के का वैल्यू जीरो है तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आता है। तो हम जो हमारा जो इक्वेशन 3 है उसमें के का वैल्यू जीरो पुट कर दो, उससे क्या होगा, एक्स डबल डैश जीरो आ जाएगा और टी डैश भी जीरो आ जाएगा, के को जीरो पुट करते ही। तो वही हुआ, एक्स डबल डैश जीरो आ गया और टी डैश जीरो आ गया। अब एक्स डबल डैश को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर और कॉमा डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू होल मतलब इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या करेंगे, दो बार डिफ्रेंसिएशन है तो दो बार इंटीग्रेशन कर देंगे। तो दो बार एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा C1 कांस्टेंट आएगा, x इक्वल टू, जब एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इधर क्या आएगा, इस साइड में बस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट आएगा। और जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट है, इस वजह से एक एक्स्ट्रा x मल्टीप्लाई होगा और फिर एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट तो ऐड होता ही है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, ये हमने वेव इक्वेशन में भी कई बार कर रखा है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कर रखा है बार बार बताने से टाइम ही वेस्ट होता है आप लोग का ही, तो मैं नहीं चाहता कि फालतू में आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब सिमिलरली जब इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा, और इंटीग्रेट किया तो एक कांस्टेंट तो हमें डालना ही पड़ेगा, तो हमने C1 C2 मान रखा है तो एक C3 डाल दिया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, अब देखो एक्स आ गया, टी आ गया, और यू इक्वल टू क्या होता है हमारा एक्स टी होता है। तो एक्स और टी को मल्टीप्लाई कर दो तो यू निकल जाएगा हमारे पास। तो यू एक्स कॉमा टी, एक्स और टी को मल्टीप्लाई कर दिया तो C1 एक्स प्लस C2 और ये ब्रैकेट में और C3, तो ये हमारा जब के जीरो था उसका सोल्यूशन निकल गया। अब बात करते हैं जब हमारा के पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले केस के लिए वेव इक्वेशन में अच्छे से समझ गया था इस बात को कि हमें पी स्क्वायर लेना होगा, क्योंकि पी का कोई सा भी वैल्यू डालो, निगेटिव डालो पॉजिटिव डालो कुछ भी डालो, वैल्यू तो ये हमेशा पॉजिटिव ही भी देगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब बात करते हैं इसको इक्वेशन 3 में डालते हैं, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर जो 3 है वो ये है, इसको के की जगह पे क्या डाल देंगे, पी स्क्वायर डाल देंगे। तो के की जगह पे पी स्क्वायर डाल दिया, के की जगह पे पी स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब टी डैश की जगह पे D1 और एक्स डबल डैश की जगह पे डी स्क्वायर, क्योंकि अब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और एक्स को कॉमन ले लिया है, तो हम बस एक डिनोट कर देते हैं कि हमने डी को डी अपॉन जिसके नीचे एक्स है उसको डी माना है, जिसके नीचे टी है उसको D1 माना है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन की बारी, तो हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है, वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली D1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर वो भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और देखो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मतलब मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी, तो उसका कारण है कि मैंने वेव इक्वेशन का 3 लेक्चर लिया है और तीनों में ये चीज़ बार 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 रिपीट हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी भी यही कहूँगा कि अगर आपने वेव इक्वेशन के वो तीनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो हो सकता है कि अभी आपको इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो और आप लोगों को लग रहा हो कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो वेव इक्वेशन के 3 लेक्चर बस एक बार देखे भी होंगे तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आया तो ये इक्वेशन आया, फिर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पी हो जाएगा, और इधर D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, दो हमारे पास अलग अलग रूट है, तो उसके लिए CF हमें पता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने पढ़ा था CF निकालना, तो उसके लिए क्या लिख देंगे, CF C1 e की पावर पी एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस पी एक्स, ठीक है। और दूसरे के लिए CF क्या लिखेंगे, C3 e की पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर और टी, इसमें एक ही था ना, तो इसलिए एक से ही काम हो गया हमारा। अब राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है हमारा, ये देखो जो इक्वेशन है हमारा उसके राइट हैंड साइड में तो जीरो है, तो जिसके राइट हैंड साइड में जीरो होता है उसका पी आई भी जीरो होता है, तो पी आई तो जीरो हो गया, तो डायरेक्ट हमारा सी एफ ही हमारा एक्स हो गया और इधर ही सी एफ ही हमारा इधर टी हो गया। दोनों सी एफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा जो पॉजिटिव वाला जब के पॉजिटिव है उस केस के लिए सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा निगेटिव केस का, व्हेन के इज़ निगेटिव, ठीक है। तो जब के निगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि के इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। देखो पी स्क्वायर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगा और इसके आगे निगेटिव लगा रहेगा तो वो निगेटिव केस के अंदर चला जाएगा। और इक्वेशन नंबर 3 में जब पी स्क्वायर पुट करेंगे तो पहले से माइनस था और यहाँ एक और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, बस इतना चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है। तो डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अब कॉमन ले लेंगे एक्स को, इक्वल टू जीरो, तो डी जिसके नीचे एक्स होता है उसको डी मानते हैं, जिसके नीचे टी होता है उसको D1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हमारा। अब इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को इक्वल टू जीरो करेंगे। तो देखो इस टर्म को इक्वल टू जीरो कर दिया और इस टर्म को इक्वल टू जीरो कर दिया। अब हम बात करते हैं डी की वैल्यू की, तो डी क्या आ जाएगा हमारा, उधर जाएगा हमारा माइनस पी, और माइनस पी स्क्वायर का रूट आता है हमारा प्लस माइनस आयोटा पी, ठीक है। सिमिलरली D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर, ये चीज़ आ गया समझ में। तो अब हमारा जब हमारा
कॉम्प्लेक्स रूट होता है तब हमारा कॉस और साइन आता है, तो C1 cos px प्लस C2 sin px, ठीक है। ये CF लिख दिया हमने, और CF हम लिखेंगे इसका, तो माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो इसमें सिंपल सा CF आएगा C3 e की पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये t, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, और पी आई तो जीरो होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो है वैल्यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा x क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा, पी आई क्योंकि जीरो ही, और t आ जाएगा इसका CF क्योंकि हमारा पी आई जीरो है, ठीक है। तो x और t को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा C1 cos px प्लस C2 sin px, और ये ब्रैकेट में और बाहर C3 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से बेस्ट इक्वेशन कौन होगा हमारे हीट इक्वेशन के लिए। अब जैसे वेव इक्वेशन में क्या था, हमारा बेस्ट इक्वेशन था पीरियोडिक वाला, ठीक है। और हीट के लिए हमारा बेस्ट इक्वेशन होगा वो ये होगा कि हमारा साइन यू डिक्रीजेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस टाइम टी इंक्रीजेस ओनली सुटेबल फॉर द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो जो कि हमारा यू एक्स कॉमा टी है, ठीक है, ये हमारा जीरो तब होना चाहिए जब हमारा टी मतलब इन्फिनिटी। अब देखो जो यू है हमारा, ये साइन कोटा यू जो हमारा डिक्रीज एट टाइम टी, ठीक है, तो इंक्रीज ओनली सुटेबल सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो मेन ये है ना हमारा यहाँ पे, तो यू डिक्रीज हो रहा है तो टाइम टी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम टी इंक्रीज मतलब टाइम टी जितना ज़्यादा यू उतना कम, अगर टाइम टी इन्फिनिटी हुआ तो यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और ये कंडीशन हमारा टेम्परेचर यहाँ पे टाइम इन्फिनिटी टाइम पे टेम्परेचर हमारा यहाँ पे हमको और जीरो मिल गया, ठीक है। अब जीरो मिल गया तो ये हमारा बेस्ट कंडीशन होगा हीट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा तीनों इक्वेशन में से सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सा होता है, ठीक है। मतलब टी को इन्फिनिटी डालो तो हमारा यू का वैल्यू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो हमने पहला के इक्वल टू जीरो पे निकाला था, ठीक है। तो के इक्वल टू जीरो पे हम टी को इन्फिनिटी पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, के इक्वल टू जीरो पे टी का तो कोई टर्म ही नहीं आया, मतलब ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला हीट इक्वेशन में क्योंकि इसमें टी वाला टर्म ही नहीं है। तो चलो इसको छोड़ते हैं। अब बात करते हैं जब हमारा के पॉजिटिव था। अब जब के पॉजिटिव था तो यहाँ टी इन्फिनिटी पुट करोगे तो हमारा यू क्या आ जाएगा, यू इन्फिनिटी आ गया, लेकिन टी इन्फिनिटी पुट करने पे यू जीरो आना चाहिए ना, वही तो हमारा बेस्ट होगा हीट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो के जब निगेटिव है तब देखते हैं। अब देखो यहाँ टी को पुट करेंगे इन्फिनिटी तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी, और वन अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी होता है जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ टी का जैसे ही इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, और जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग पूरा जीरो, मतलब टी को इन्फिनिटी पुट करते ही यू हमारा जीरो आ गया, मतलब कि हीट इक्वेशन के लिए हम इस कंडीशन को ही लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें यही कंडीशन हीट का सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा आगे, जब सेवन इक्वेशन को लेके आगे चलते हैं फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो सेवन्थ इक्वेशन को हमने लिख दिया क्योंकि ये हमें परफेक्ट लगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा बाउंड्री कंडीशन की। अब सेवन्थ जब इक्वेशन पता चल गया तो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन निकाल लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये हमारा यू एक्स कोमा टी इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px है, और ये ब्रैकेट में C3 e टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी है, ठीक है। ये हमारा सेवन्थ इक्वेशन है। अब बाउंड्री कंडीशन है तो पहले क्या करते हैं, इसे पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं जिसमें एक्स जीरो है और फिर यू जीरो है। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 7 में यू जीरो हो गया और एक्स तो जीरो है, तो इक्वेशन नंबर 7 में जब एक्स को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो होता है वन, तो C1 रह गया, और साइन जीरो होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। तो C1 इंटू C3 ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी, ठीक है। तो C1 C2 और ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी आ गया आपके सामने, ठीक है। और ये इक्वल टू जीरो है। अब ये इक्वल टू जीरो है तो या तो C1 जीरो होना चाहिए या तो C3 जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो C1 और C3 में हम जीरो किसको प्रिफर करेंगे, देखो अगर हम C1 को जीरो मानते हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं है, C1 जीरो मानेंगे तो हमारा U इक्वल टू जीरो तो नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम C3 जीरो मानते तो क्या होता, देखो C3 जीरो मानते तो U जीरो आ जाता, मतलब हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहता, और हम हमारा लेक्चर ही है सॉल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है। तो अब तो C3 तो बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, C1 जीरो हो सकता है क्योंकि C1 जीरो करने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन तो रह रहा है, क्योंकि इक्वल टू जीरो है तो हम C1 को जीरो मान लेंगे, ठीक है, और C3 को नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब हम बात करते हैं हमारा फ्रॉम इक्वेशन 7। अब इक्वेशन 7 में हमें एक्स इक्वल टू जीरो था तो वो कंडीशन तो हमें पता चल गया, उससे हम क्या करेंगे, हमें C1 का वैल्यू पता चल गया और C3 नॉट इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 7 में C1 का वैल्यू पुट कर दो, तो जब C1 का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बस बाकी सारे टर्म रहेंगे। तो जब C1 को जीरो पुट किया तो C2 C3 और साइन पी एक्स वाला टर्म हमें रहेगा ना, और ई टू द पावर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें एक्स की जगह पे एल पुट करना होता है। तो एक्स की जगह पे हम देखो वेव इक्वेशन अगर देख के आए हो तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर वेव इक्वेशन देख के आए हो तो ये सारे स्टेप मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि इसमें अब समझाने जैसा कुछ है ही नहीं भाई। वेव इक्वेशन में तीनों लेक्चर में ये सारी चीज़ें बार 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 आ रही थी, ठीक है। तो वेव इक्वेशन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए हीट इक्वेशन में, ठीक है, फिर बहुत ईजी हो जाता है हीट इक्वेशन। तो देखो जब एक्स इक्वल टू एल को पुट करेंगे हम हमारे एट्थ इक्वेशन में तो क्या होगा हमारा,
एक्स इक्वल टू एल, जहाँ जहाँ तुमको एक्स दिख रहा है वहाँ पे एल पुट कर दो। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे हम एल पुट कर दिए, ठीक है। अब हमको ये बताओ C3 तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा C2, ठीक है। C2 भी इक्वल टू जीरो नहीं बोल सकते हम, ठीक है। तो हम किसको इक्वल टू जीरो बोले, क्योंकि देख C1 को इक्वल टू जीरो बोल दिए हैं ऑलरेडी, और हम C2 को भी इक्वल टू जीरो बोल देंगे तो ये भी टर्म पूरा जीरो बना देगा। तो हमारे पास लास्ट क्या बचता है, हमारे पास लास्ट बचता है कि हम जीरो मान लें इसको साइन पी एल को, जैसा वेव इक्वेशन में भी यही चीज़ रिपीट हुआ था, ठीक है। तो कुछ देखा दिखाया सर तो महसूस हो ही रहा होगा, ठीक है। तो साइन पी एल को हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन जीरो को हम साइन एन पाई लिख सकते हैं, क्योंकि साइन एन पाई हमेशा जीरो वैल्यू देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा और पी एल इक्वल टू एन पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा। हम बोल सकते हैं कि पी इक्वल टू हमारा एन पाई एल आ गया। तो ये हो गया, इसमें एन जो होगा हमारा इंटीजर होगा जो भी होगा। तो यूजिंग इन एट, ठीक है। तो अब एट इक्वेशन में पी का वैल्यू आ गया तो ऑब्वियसली एट इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ठीक है। ऐसा सेम हमने वेव इक्वेशन में भी किया था। तो अब हीट इक्वेशन के लिए है तो यू एक्स कॉमा टी, अब इसमें क्या करना है, हमें एन पाई अपॉन एल पुट करना है। तो ये क्या था, पी एक्स था ना, साइन पी एक्स, तो उसमें एन पाई अपॉन एल हमने पुट कर दिया। तो एन पाई अपॉन एल पुट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन मिल गया है तो मुझे ये बताओ कि अब फाइनल हमें पी का वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद फाइनल इक्वेशन मिल गया। अब हमको पहले से ही पता है कि हम C2 और C3 को कुछ जनरल फॉर्म में मानते हैं वैल्यू, तो हमने C2 और C3 को bn मान लिया, ठीक है। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा यू एक्स कॉमा टी, और हम bn लिख दिए। अब n तो जनरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए n को 1 से इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू दे दो, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम सिग्मा n को 1 से इन्फिनिटी डाल दिया, ठीक है। और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया हमारे इस इक्वेशन 8 को, ठीक है, जो कि हमने वेव इक्वेशन में भी इस तरह से किया था, ठीक है। अब देखो, अब आ जाता है इनिशियल कंडीशन का। इनिशियल कंडीशन में क्या होता है, T0 होता है और हमारा f मतलब x का फंक्शन आता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। तो इनिशियल कंडीशन करते हैं तो पुट t इक्वल टू जीरो, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 9, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आया है उसमें जब t को जीरो पुट करोगे तो e की पावर जीरो क्या होगा, 1 होगा। तो क्या रह जाएगा, बस बी एन और साइन वाला टर्म रह जाएगा, तो बी एन साइन एन पाई एल एक्स। तो ये क्या हो गया, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन क्लियर बन गया। अब ये f ऑफ x इक्वल टू n 1 से इन्फिनिटी, और ये बी एन साइन एन पाई अपॉन एल, ये हो गया हमारा ये। और हम बोल सकते हैं कि फोरियर सीरीज़ के हिसाब से बी एन का वैल्यू होगा हमारा 2 अपॉन एल इंटीग्रल 0 से एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स एल अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है हमें इसका, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको याद मत करना, जब बाद में काम आएगा तो याद कर लिया जाएगा, अभी तो बिल्कुल भी याद नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बोलेंगे कि हाँ ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, इनिशियल कंडीशन को लेके। तो इसको मैं डाल देता हूँ बॉक्स में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। अगर वेव इक्वेशन वाला देख के आए हो तो 100% आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार में ही समझ में आ गया होगा। और वेव इक्वेशन को नहीं देख के आए हो तो शायद दिक्कत हुई होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बढ़िया सा क्वेश्चन के साथ मिल रहे होंगे। थैंक यू।